नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त आनंद यादव। तो इसमें हम ये जो वीडियो बनाएँगे, इसमें हम लोग सभी अच्छे से सीख लेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस किस तरह से हल किया जाता है, उसमें टेंस का इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो हम इस वीडियो में केवल टेंस के बारे में समझेंगे कि टेंस कितने प्रकार का होता है, उसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए टेंस सीखते हैं और मुझे उम्मीद पूरी है कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं और इसमें अगर बने रहेंगे, तो टेंस समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे कितना भी बड़ा रहे, जैसे हर जगह पर ये सब लोग पूछ देते हैं कि आपको दे देंगे, हिंदी बोल देंगे और आपका उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा, तो टेंस अगर नहीं आता रहेगा तो नहीं समझ में आएगा। किसी किसी एग्जाम में एक्टिव पैसिव पूछता है, तो अगर टेंस आपको नहीं आता रहेगा तो एक्टिव पैसिव बिल्कुल भी नहीं आएगा। नरेशन आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अगर टेंस नहीं आएगा तो नरेशन भी बिल्कुल नहीं आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि टेंस इतना इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए कि अगर ये नहीं आता है तो आप ये समझ लीजिए कि अगर 100% इंग्लिश होती है तो उसमें से आपका 30% बेकार है। ठीक। तो बिना टेंस के इंग्लिश की शुरुआत ही नहीं होती है। तो चलिए टेंस को शुरू करते हैं। पहले समझ लेते हैं टेंस क्या होता है। ठीक है। टेंस टेंस का मतलब होता है समय। समय यानी टाइम। टेंस की हिंदी बोल सकते हैं समय या काल। ठीक है। टेंस से हमें यह पता चलता है कि कौन सा समय किस काल में हो रहा है या कौन सा कार्य किस समय में हो रहा है। टेंस से हमें यह पता चलता है कि कौन सा कार्य किस समय में हो रहा है। ठीक। किस समय में हो रहा है, तो समय की ही इसमें बात की जाएगी, किस समय में हो रहा है। टेंस देखिए 3 प्रकार के होते हैं। टेंस हम लोग जब भी कुछ बोलेंगे, या तो हमारे पास्ट में रहेगा यानी बीता रहेगा, या तो जो हम बोलेंगे वर्तमान में रहेगा, या तो जो होगा वो भविष्य में होगा। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। समझ लेते हैं कौन कौन से होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट। दूसरे का नाम होता है पास्ट, फिर फ्यूचर। अब यहाँ पर आप समझिए कि टेंस के 3 लड़के हैं। एक का नाम है प्रेजेंट, एक का नाम है पास्ट, एक का नाम है फ्यूचर। तो 3 ही प्रकार के काल होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस की जब आप बात करेंगे तो यानी जो चल रहा है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। ठीक। वर्तमान। इसकी जब आप हिंदी निकालेंगे तो इसका आएगा वर्तमान प्रेजेंट का। पास्ट का होगा भूतकाल। भूतकाल मतलब बीता हुआ समय। ठीक। इसे आप भूतकाल लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वर्तमान काल। और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यत काल। ठीक। भविष्यत काल। तो यहाँ पर मैं इसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको इसे समझाना है कि फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है। तो वर्तमान का मतलब होता है कि जो चल रहा है, जो चल रहा है। जो वर्तमान में हमारे साथ चल रहा है, जो इस समय हमारे साथ हो रहा है, उसे कहेंगे प्रेजेंट। और जो बीत गया है, भूत मतलब अतीत, ना कि भूत ये वाला जो डराते हैं सब। भूत का मतलब होता है अतीत, यानी जो बीत चुका है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि बीता हुआ समय। बीता हुआ समय यानी भूतकाल। आने वाला समय यानी भविष्यत काल। अब इसमें आप जब ध्यान देंगे, अच्छा मैं आपको एक चुटकुला बताता हूँ। एक टीचर रहता है, वो अपने स्टूडेंट से, एक स्टूडेंट को खड़ा करके पूछता है कि अच्छा बताओ टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो वो बताता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ये यही यही बताता है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसके बाद उसका क्वेश्चन रहता है कि अच्छा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होते हैं 3 प्रकार के, तो इन तीनों के उदाहरण देकर मुझे समझाओ। तो वो बोल रहा था, कल आपकी बेटी को देखा था। था। तो था थी थे इसमें आएगा।
ये है कि कल आपकी बेटी को देखा था, आज प्यार करता हूँ, कल भगा ले जाऊंगा। तो ये उस चुटकुले में बता रहा था कि इन तीनों टेंस का वो उदाहरण बता रहा था कि कल आपकी बेटी को देखा था, तो ये पास्ट में आ जाएगा। आज प्यार करता हूँ, तो ये प्रेजेंट में आ जाएगा। कल भगा ले जाऊंगा, गा गी गे, यानी भगा ले जाऊंगा, तो यानी ये भविष्य की बात कर रहा है। तो भविष्यत काल में जितने भी टेंस, मतलब कि जितने भी टेंसेज आएंगे उसमें हमेशा आपको लास्ट में यही मिलेगा, गा गी गे, यही आएगा। और पास्ट टेंस में जो रहेगा इसमें था थी थे आएगा। वर्तमान टेंस में है, हूँ, हो, यानी जब भी है, हूँ, हो किसी भी वाक्य के अंत में आता है तो आप बोलेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस है। जब भी किसी भी वाक्य के अंत में था थी थे आएगा तो आप बोलेंगे पास्ट टेंस है। जब भी किसी टेंस के अंत में आएगा था गा गी गे तो आप बोलेंगे कि फ्यूचर टेंस है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस की पहचान क्या क्या है। प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है, पास्ट टेंस बीता हुआ समय यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस आने वाला समय यानी जो भविष्य में आगे हमारे साथ होगा। तो अब इन तीनों के चार चार लड़के हैं, प्रेजेंट के भी चार लड़के हैं, पास्ट के भी चार लड़के हैं और फ्यूचर के भी चार लड़के हैं। तो यानी टोटल हमें टेंस कितना पढ़ना है, 12 टेंस अगर हम पढ़ लेते हैं, इसके चार लड़कों के बारे में जान जाएंगे, इसके चार, इसके चार, तो चार यानी 12, यानी 12 टेंस अगर हम सीख लेते हैं अच्छे से तो उसके बाद हमें टेंस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद टेंस आ गया तो एक दिन में एक्टिव पैसिव भी आ जाएगा, एक दिन में नरेशन भी आ जाएगा, सब कुछ आसानी से हो जाएगा, आपका क्वेश्चन भी सब हल हो जाएगा। तो इसके चार लड़के, इसके चार लड़के, इसके चार लड़के, और चारों का सेम नाम है केवल पिता के नाम के सामने जुड़ करके। तो समझिए पहले लड़के का क्या नाम है, पहले लड़के का नाम है इंडिफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस, आप इसकी स्पेलिंग याद रख लीजिएगा, स्पेलिंग इनकी हमेशा भूल जाती है, तो ध्यान देंगे तो नहीं भूलेगी। कॉन्टिन्यूअस की CONTINUOUS होता है टेंस। फिर उसके बाद तीसरे लड़के का नाम है परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। चौथे लड़के का नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए ये तो चारों लड़कों का नाम हो गया, ठीक। इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब कैसे हम पता करेंगे कि प्रेजेंट के लड़के कौन है, पास्ट के लड़के कौन है, फ्यूचर के लड़के कौन है। तो अगर आपको बताना है कि प्रेजेंट के चारों लड़कों का नाम, तो इसके इन चारों के आगे केवल आप प्रेजेंट जोड़ दीजिए। जैसे अगर यहाँ पर मैं प्रेजेंट लिखता हूँ, यहाँ पर भी प्रेजेंट, यहाँ पर भी प्रेजेंट, यहाँ पर भी प्रेजेंट, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस के लड़कों का नाम। पास्ट टेंस के लड़कों का नाम क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस के चारों लड़कों का क्या नाम होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें आप समझिए इंडेफिनिट टेंस जो हो, ये जो इंडेफिनिट टेंस होता है इसका इसका पहले हम रूल समझेंगे इंडेफिनिट टेंस का, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल समझेंगे, उसके बाद परफेक्ट टेंस का रूल समझेंगे, फिर उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। अगर इन चारों का रूल आप अच्छे से समझ लेते हैं तो उसके बाद बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी हल करने में। तो चलिए पहला हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट के पहले लड़के से शुरुआत करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। आप इन सब की स्पेलिंग ध्यान में रख लीजिएगा, यानी दिक्कत होने वाली है। अगर स्पेलिंग नहीं याद रहेगी तो कभी कोई पूछ लेगा तो दिमाग से निकल गई रहेगी तो बता नहीं पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ PRE, फिर डॉट I मतलब समझ लीजिएगा कि इंडेफिनिट, T मतलब टेंस, ठीक।
पहली चीज़ तो ये था कि जिसमें है रहेगा, हूँ रहेगा, हो रहेगा, तो ये प्रेजेंट टेंस में आएगा। जिसमें था थी थे रहेगा पास्ट टेंस में आएगा। जिसमें गा गी रहेगा तो फ्यूचर टेंस में आएगा। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की अब बात की जा रही है, प्रेजेंट टेंस की नहीं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की। अब उनके लड़कों की पहचान की बात की जा रही है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? पहचान, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान होती है कि जिस भी वाक्य के अंत में, जिस भी वाक्य के अंत में अगर ता है, वह पढ़ता है। तो ता है आया, वह पढ़ती है। ता है, ती है, ते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। किसी भी वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो आप कहेंगे कि वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान है। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा। जैसे उदाहरण ये है, वह किताब पढ़ता है। ठीक, वह किताब पढ़ता है। तो इसमें आप देखेंगे कि ता है लास्ट में आया, ये वाक्य है, वाक्य के अंत में ता है आया है। तो मैं बताया कि जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आएंगे तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान हमें मिल गई है। अब यहाँ पर आपको अगर टेंस बनाना है तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी वाक्य आपको दिया है, अगर आप उसमें कौन से प्रश्न करते हैं, जैसे कौन से कैसे प्रश्न करेंगे, कौन किताब पढ़ता है, कौन किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, वह किताब पढ़ता है। अगर मैं पूछूं कौन किताब पढ़ता है तो यहाँ पर आपको मिलेगा वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। तो यानी कौन से अगर प्रश्न करेंगे तो आपको मिलेगा सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट आपको मिलेगा। अगर क्या किसे किसको से, क्या किसे किसको से प्रश्न करेंगे तो आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये होता है एक्टिव पैसिव वॉइस में। तो इसे ध्यान दीजिएगा कि क्या किसे किसको से प्रश्न करके ऑब्जेक्ट पता करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ वह क्या पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। वह किसे पढ़ता है, वह किताब को पढ़ता है। वह किसको पढ़ता है, वह किताब को पढ़ता है। तो इन तीनों से जब आप प्रश्न करेंगे तो आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। ये बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। और ये जो पढ़ना, पढ़ता है जो आया है यानी कर्ता जिस काम को कर रहा है, यानी काम कौन सा हो रहा है, जो कार्य हो रहा है या कर्ता जौन सा जो भी कार्य कर रहा है उसे बोलते हैं क्रिया। क्रिया यानी वर्ब। वर्ब में आता है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक, अब तो ये हो गया कि पहचानेंगे कैसे कि कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन क्रिया है यानी वर्ब है। अब हम आपको इनके उदाहरण दे देते हैं कि किसे सब्जेक्ट कहेंगे, किसे ऑब्जेक्ट और किसे वर्ब। आपके सब्जेक्ट इसमें पढ़ने हैं 8। वह, वह, यह, नाम, ही, सी, इट, नेम। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, देखिए ये जो वह है, ही मतलब वह, तो वह जो है ये लड़के के लिए प्रयोग होगा यानी पुरुष लिंग के लिए प्रयोग होगा, लड़के के लिए। सी यानी वह, ये लड़कियों के लिए। वह जो है वह पुरुष लिंग होता है अगर ही लिखा है, अगर सी लिखा है तो यानी स्त्रीलिंग है। अगर इट लिखा है तो इसमें कुछ भी रह सकता है। इट का मतलब यह, सी का मतलब वह होता है, ही का मतलब भी वह होता है। नेम, नेम के यहाँ पर राम, श्याम, आनंद, कार्तिकेय कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर ही सी इट नेम, आपको याद रखना ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, अगर ये आता है तो इसे बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट इसे बोलते हैं। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। ठीक,
एक वचन आप समझते होंगे कि जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ कि घोड़ा दौड़ता है, ठीक, अगर मैं बोल रहा हूँ घोड़ा दौड़ता है, दौड़ता है, तो ये हो गया एक वचन। संस्कृत में तो 3 वचन होते हैं, एक वचन, फिर अगर संस्कृत वाला पार्ट रहेगा तो उसमें बोलेगा 2 घोड़े दौड़ते हैं, तो ये हो जाएगा द्विवचन। फिर उसके बाद अगर 2 से अधिक होगा तो बहुवचन हो जाता है। तो नहीं, इंग्लिश में और हिंदी में केवल 2 ही वचन होते हैं, एक होता है एक वचन। अब इसके बाद होगा तो घोड़े दौड़ते हैं केवल हो जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा है 2 घोड़े दौड़ते हैं तो भी बहुवचन में ही आएगा। तो यानी अगर एक की बात की जा रही है तो एक वचन, अगर एक से अधिक की बात की जा रही है तो बहुवचन। बहुवचन यानी प्लूरल। तो ये जो सब्जेक्ट हैं इन्हें बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, ध्यान में रख लीजिएगा, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद आता है आई, वी, यू, दे। आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम या हम सब, यू का मतलब होता है तुम या तुम सब, दे का मतलब होता है वे या वे सब, ठीक। तो ये इनकी हिंदी हो गई। इनको बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट यानी ये एक से अधिक लोगों के लिए प्रयोग होते हैं। केवल आपको दिमाग में इतना रखना है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट तो आपको समझ में आ गया कि अगर सब्जेक्ट में यही है, यही आएगा हर जगह पर, तो आप पहचान लेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, ठीक। अब आपको क्रिया में क्या मतलब, देखिए क्रिया में क्या देगा, पढ़ना। क्रिया देखिए, क्रिया 2 प्रकार की होती है। वर्ब होता है, वर्ब का यहाँ पर देखेंगे एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब में जैसे आपको इतने बड़े तो हो ही गए हैं आप सभी कि आप सब इन चीज़ों को देख लिए होंगे कि जैसे इज कभी देखा होगा आपने, एम देखा होगा, आर देखा होगा, हैज़ देखा होगा, हैव देखा होगा, हैड, फिर उसके बाद वाज देखा होगा, वर देखा होगा, विल, शैल, कैन, मे। ये सब जो आप देखते हैं इन सभी को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और इन्हीं सब की ज़रूरत पड़ेगी, नियम के हिसाब से बताएंगे, केवल आप समझते चले जाइएगा, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है, आहिस्ते आहिस्ते पढ़िए। मेन वर्ब किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब जब आपको पहचानना रहेगा तो हमेशा उसमें ना आता है, जैसे पढ़ना, लिखना, रोना, खाना पीना, जाना आना, सोना। तो ये जो ना ना जिसमें करके आएगा, जैसे वह खाना खाता है, तो खाता यानी खाना, वह किताब पढ़ता है, पढ़ता यानी पढ़ना। तो ये जो इसमें जिसमें ना ना आएगा उसमें आप समझ जाएंगे कि वो मेन वर्ब है, ठीक है। तो अब मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। अब अगर इसको इसकी इंग्लिश आपको बनानी है तो पहली चीज़ ये समझिए, सब्जेक्ट यहाँ पर 8 आ सकते हैं, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ती है, यह किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, मैं किताब पढ़ता हूँ, तुम किताब पढ़ते हो, वे किताब पढ़ते हैं, हम सब किताब पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट केवल बदलेंगे तो 8 सेंटेंसेज ये हो जाएंगे, ठीक, 8 सेंटेंस हो जाएंगे। तो अभी सब्जेक्ट नहीं बदलना है, केवल आपको इसे देखिए। अगर हम इसे हल करते हैं तो ये होगा ही, रुक जाइए, ही सी इट नेम, नेम में मान लीजिए राम लिख देता हूं। इन सभी के साथ इसका जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, यानी जिसमें नहीं ना हो, क्या भी नहीं हो, यानी वह किताब पढ़ता है। पॉजिटिव सेंटेंस में नकारात्मक नहीं होता है। जब आप पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस जैसे मान लीजिए यही है, ये भी असर्टिव में ही आएगा। तो असर्टिव सेंटेंस के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है जिसमें
नहीं लगा रहता है, वह किताब नहीं पढ़ता है, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एक होता है कि वह किताब पढ़ता है, तो यानी जिसमें नहीं ना हो, साधारण से हो। एक होगा कि वह किताब नहीं पढ़ता है, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। एक होता है किताब पढ़ता है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अगर ये बोलता है कि क्या वह किताब पढ़ता है, तो क्या वह, जिसमें प्रश्न किया जाए, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसमें देखिए पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। पॉजिटिव सेंटेंस में यही बोलेगा कि पहले सब्जेक्ट आपको लिखना है, ठीक। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं होती है, किसमें, पॉजिटिव में। पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। सब्जेक्ट केवल आपको इसमें लिखना है, सब्जेक्ट जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहे तो पहला काम सब्जेक्ट लिखना है और पॉजिटिव सेंटेंस रहे। उसके बाद मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ यहाँ पर वह किताब पढ़ता है, तो ही रीड्स बुक हो जाएगा। अब कहेंगे कि बुक रीड मतलब तो पढ़ना होता है, तो यहाँ पर रीड्स क्यों लिखे हैं। तो देखिए इसका नियम होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब यानी पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, जाना, सोना, उठना, बैठना, तो ये मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब में यस या ईएस लगता है। तो यहाँ पर जो है ये मेन वर्ब में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसमें ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, यस या ईएस लगता है। तो इसमें अगर मैं बोलूं वह किताब पढ़ता है, तो ही रीड्स बुक। वह किताब पढ़ती है, तो सी रीड्स बुक। यह किताब पढ़ता है, तो इट रीड्स बुक। राम किताब पढ़ता है, तो राम रीड्स बुक। तो यहाँ पर यस लग रहा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से लग रहा है। अगर मैं यहीं पर केवल आपको लिख दूं, आई वी यू दे, ठीक, तो यहाँ पर से केवल एक चीज़ हट जाएगी, ये हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी ये प्लूरल सब्जेक्ट हम लोग पढ़े हैं, तो हमें केवल यही पता है कि केवल सिंगुलर सब्जेक्ट में ही यस या यस लगता है। तो यहाँ पर यस या यस नहीं लगता है। क्या होता है, नहीं लगता है। यस या यस मेन वर्ब में नहीं लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो यहाँ से यस हट जाएगा, बाकी सेम चीज़ वही रहेगी। आई रीड्स बुक, वी रीड्स बुक, सॉरी, यहाँ पर अगर सिंगुलर रहता तो रीड्स होता, यहाँ पर रीड ही रहेगा। आई रीड बुक, वी रीड बुक, यू रीड बुक, दे रीड बुक, ठीक। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट में अंतर समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस नहीं लगता है। ये पॉजिटिव तो आपको समझ में आ गया, ठीक। इसी तरह से सेंटेंस आपको दिए रहेंगे, जैसे ये तो हो गया, वह किताब पढ़ता है, वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। तो यहाँ पर ये देखिए ये मेन वर्ब है, खाना मतलब ईट, तो इसे समझिए। वह का होगा ही, पहला काम सब्जेक्ट लिखना है, ही लिख दिए। फिर उसके बाद मेन वर्ब लिखना है, मेन वर्ब यानी खाना, तो ही के साथ ईट तो होता है, ईट मतलब खाना। अगर देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ यस लगा दीजिए, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो यस हटा दीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, वह किसे खाता है, खाना को खाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा फूड। ही ईट्स द फूड, ठीक। यहाँ पर द फूड क्यों लगाया है, क्योंकि खाना स्थिर ही रहता है जब तक कोई उसे हटाएगा नहीं, और स्थिरता के लिए द लगता है। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि ही ईट्स फूड, सी ईट्स फूड, इट ईट्स फूड, और राम ईट्स फूड, यानी सिंगुलर सभी सब्जेक्ट के साथ ये वाला सेम रहेगा। और अगर यहाँ पर केवल आई लिख देंगे और पूछेंगे कि इसमें क्या गलती है, तो इसमें केवल यही गलती है, इसे हटा दीजिए, सही हो गया। आई ईट फूड, आई ईट द फूड, ठीक। इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हल होगा। अब आपको पॉजिटिव सेंटेंस में तो दिक्कत नहीं होगी, ये था पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब आएगा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, केवल इसमें वह किताब नहीं पढ़ता है।
वह किताब नहीं पढ़ता है, वह किताब नहीं पढ़ता है। तो इसमें आपको ये देखना है, इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, अब हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए आपको क्या समझना है, इसके पिछले वाले में जो हम पॉजिटिव पढ़ रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पॉजिटिव पढ़ रहे थे, उसमें था कि मेन वर्ब में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस लगता है, अगर मेन वर्ब में मतलब अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगता है। तो इसमें मेन वर्ब से कोई मतलब नहीं है, मेन वर्ब जिस तरह से रहता है उस तरह से रहेगा। इसमें यस या यस वाला इसमें से फंडा हट करके हेल्पिंग वर्ब में अब यस या यस आ गया है। तो यहाँ पर आप देखिए हेल्पिंग वर्ब में एक तो क्रिया होती है डू, ठीक, एक क्रिया होती है डू। अब मेन वर्ब से वो यस या यस वाला फंडा हट करके हेल्पिंग वर्ब में आ गया है, हेल्पिंग वर्ब में आ गया है। तो यानी डू जो है, अब डू में यस या यस लगेगा कि नहीं लगेगा इसे आपको देखना है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहेगा, समझिए, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो इसके साथ ये जो डू है हेल्पिंग वर्ब है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस लगता है, तो डू का क्या हो जाएगा, डज। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यस या यस इसमें हेल्पिंग वर्ब में नहीं लगेगा, तो ये डू का डू ही रहेगा। तो आपको यहाँ से एक चीज़ निष्कर्ष निकल के ये आ गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको डज प्रयोग करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको डू प्रयोग करना है, ठीक। लेकिन अब हम सीखने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंसेज। तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब में डू या डज मिलेगी, तो यहाँ पर आपको जो डज मिलेगा, डज के साथ नॉट लिखेंगे, डू के साथ नॉट लिखेंगे। तो पहला काम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट। उसके बाद जैसे मेन वर्ब रहता है उस तरह से लिख करके आप इसे ख़त्म करेंगे। जैसे यहाँ पर समझ लीजिए, वह किताब नहीं पढ़ता है ना, है वह किताब नहीं पढ़ता है, तो वह का तो हो गया ही, सब्जेक्ट लिख लिए ही। हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगना है, डज, तो डज नॉट, डज नॉट, इसे आपको लिखना ही लिखना है। उसके बाद मेन वर्ब बोल रहा है, पढ़ना का रीड ही रहेगा। देखिए जो पिछले वाले में इसमें यस लगता था वो अब हेल्पिंग वर्ब में ही यस या यस लग गया है, तो अब यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा। तो ही डज नॉट रीड द बुक। अब इसी तरह से हो जाएगा सी डज नॉट रीड बुक, इट डज नॉट रीड बुक, फिर उसके बाद हो जाएगा राम डज नॉट रीड द बुक। अगर यहाँ पर मैं आई कर दूँ, यानी प्लूरल सब्जेक्ट आई, यहाँ पर अगर मैं कह दूँ कि मैं किताब नहीं पढ़ता है, नहीं हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर अगर आई आ गया तो आई तो है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ डू नॉट लगेगा। जब डू नॉट इसके साथ लगेगा तो यहाँ पर ईएस हट जाएगा, बस बाकी सब सही है। आई डू नॉट रीड द बुक। तो इसमें आपको निगेटिव वाला भी समझ में आ गया। इसी तरह से आपको एक और उदाहरण दे देते हैं, वह वह भोजन नहीं पकाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट पहले लिखना है, वह भोजन नहीं पकाता यानी पुल्लिंग है तो ही हो जाएगा, ही। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बोल रहा है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर पहले तो देखेंगे ता है आया है तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके बाद निगेटिव आया है तो निगेटिव में डू या डज लगता है प्लस नॉट उसके साथ लगता है, तो ही के साथ सिंगुलर है तो डज नॉट, ये आपको बता दिए हैं कि डज नॉट लगेगा सिंगुलर के साथ। अब उसके बाद जैसे बनता है वैसे बना दीजिए। उसके बाद देखिए ये हेल्पिंग वर्ब आपको क्या याद रखना है, डू, डू नॉट डज नॉट, डू नॉट डज नॉट, इसमें आप समझ लीजिएगा। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाला काम तो हो गया। मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है पकाना, तो कुक हो जाएगा। कुक मतलब पकाना भी होता है, कुक मतलब बावर्ची भी होता है। फिर उसके बाद कुक द ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद है ऑब्जेक्ट यानी फूड, जो बचता है वही ऑब्जेक्ट रहता है।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसी तरह से आपको दे देगा कि मैं भोजन नहीं पकाता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा आई डू नॉट कुक द फूड। आपको निगेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अब हम चलते हैं इसमें इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है प्रश्न पूछना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यस या नो टाइप, एक होता है WS टाइप। WS टाइप यस नो टाइप में क्या होता है कि यस नो टाइप में हमेशा क्या शब्द पहले आता है, क्या शब्द पहले आता है। देखिए जैसे मैं बोल रहा हूं कि क्या वह स्कूल स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। और इसमें रहेगा कि वह क्यों स्कूल जाता है, वह क्यों स्कूल जाता है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर इन दोनों में आप फर्क समझिए कि यस नो टाइप क्या होता है, WS टाइप क्या होता है। यस नो टाइप ये होता है कि इसमें हमेशा आपको दिया रहेगा क्या वह स्कूल जाता है, यहाँ पर दे दिया। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यस नो टाइप में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें केवल यस या नो में आप उत्तर देंगे, उसका उत्तर मिल जाएगा। जैसे क्या वह स्कूल जाता है, हाँ, केवल आप हाँ कहेंगे तो वो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ जाता है। केवल एक वर्ड में यानी यस या नो में केवल उसका उत्तर मिल जा रहा है। क्या वह खाना बनाता है, नहीं। तो केवल यस या नो में अगर उत्तर आपको मिल जा रहा है तो आप समझेंगे कि ये यस नो टाइप का क्वेश्चन है। और इसे अगर ये भी नहीं ध्यान में आपको है तो आप ये समझेंगे कि अगर क्या शब्द ये जो क्या है अगर पहले आता है पूरे वाक्य में, सबसे पहले क्या आए, सबसे पहले क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह खाना पकाता है, या क्या वह रोता है, क्या वह हंसता है। तो अगर क्या शुरुआत में आ रहा है तो वो रहेगा यस नो टाइप। अगर क्या का मतलब होता है व्हाट, ठीक। तो यहाँ पर समझिए कि अगर क्या पहले आएगा वाक्य से पहले एकदम सामने आएगा तो इसे आप समझेंगे कि WS टाइप में नहीं है, ये यस नो टाइप है। और अगर क्या क्यों कैसे, WS टाइप का मतलब यही होता है व्हाट होता है, वाई होता है। तो यानी जो क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं जो WS से स्टार्ट होते हैं उन्हें WH फैमिली कहते हैं। तो आप इसे ध्यान में अभी मत रखिए, यहाँ पर ये समझिए कि अगर क्यों शब्द यानी WS टाइप वाला शब्द कोई भी रहे, अगर बीच में आता है, अगर बीच में आता है तो इसमें जब आपको पूछेगा कि वह क्यों स्कूल जाता है, वह क्यों स्कूल जाता है, तो इसमें आपको पूरा कारण बताना होगा कि वो इसलिए जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, लिखने के लिए जाता है। तो कई सारे इसमें कारण आपको बताने पड़ेंगे, लेकिन इसमें केवल यस या नो में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि जिस भी वाक्य में WH शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड क्यों जो है इसे क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, अगर बीच में आता है तो ये आप कहेंगे कि WS टाइप है। अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो ये यस नो टाइप है। अब आप इसका जब बनाएंगे स्ट्रक्चर यस नो टाइप का, तो यहाँ पर पहले तो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, पहले आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट आपको लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक, फिर क्वेश्चन मार्क। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पहले तो WH वर्ड लिखा जाएगा यानी क्योंकि इंग्लिश, वाई लिखी जाएगी, WH वर्ड, फिर उसके बाद यही सेम हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक। तो इसे कैसे बनाएंगे ये आप समझिए। आपको पता है कि इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो हम लोग पढ़े हैं हेल्पिंग वर्ब, एक आया है डू, एक आया है डज। तो डज हमेशा किसके साथ प्रयोग होता है, डज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है, और जो डू है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है। तो यहाँ पर वह जो है ये सिंगुलर है, प्लूरल है, तो वह जो है ये सिंगुलर है। तो यानी यहाँ पर जो भी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाली प्रयोग होगी। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा डज। पहला काम डज, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर बोल रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है? ही। वाक्य इंग्लिश ही होता है। फिर मेन वर्ब पूछ रहा है जाना, जिसमें यस या यस लगता है वो केवल पॉजिटिव सेंटेंस में ऐसा होता है। डज ही गो टू स्कूल, ये तो हो गया यस नो टाइप, क्या वह स्कूल जाता है? ठीक, तो डज ही गो टू स्कूल। अगर इसमें पूछेगा तो इसमें केवल हो जाएगा व्हाई डज ही गो टू स्कूल। ठीक, तो यहाँ पर केवल वाई जुड़ गया, यानी केवल डब्ल्यू एस टाइप जो वर्ड जुड़ गया है, और यहाँ पर बाकी सेम चीज़ें वही है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। इसी तरह से ये वाला भी इंट्रोगेटिव शब्द आपको समझ में आ गया होगा। यस नो टाइप में जिसमें क्या शब्द पहले आता है, डब्ल्यू एस टाइप में क्यों शब्द या क्वेश्चन वर्ड शब्द बीच में आता है, इससे आप समझेंगे कि ये डब्ल्यू एस टाइप है या एस नो टाइप है।